नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस, खास करके साइंस के, तो फिलहाल हम लोग साइंस का जो है पार्ट को शुरू कर रहे हैं। तो और साइंस में हम लोग आज बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे और यह जो है एक थ्योरी का वीडियो होगा। थ्योरी का और क्वेश्चंस का दोनों के अलग अलग सीरीज जो है लाए जाएंगे। तो हम यह जो है थ्योरी का पार्ट है और यह बायोलॉजी की पहली कक्षा है। तो चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग जो है शुरुआत बायोलॉजी सबसे करते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लोगोस। पहला बायो और दूसरा लोगोस। तो ये जो दोनों वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड है। ये दोनों वर्ड हैं ग्रीक वर्ड है, जिसमें बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जीवन और अध्ययन, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है, बायो और लोगोस, जिसमें बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो जीवन, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जीवन जो है वो सजीवों में पाया जाता है, सजीवों में ही जीवन होता है। तो इसलिए बायोलॉजी का कुल मिलाकर के बायोलॉजी का जो मतलब निकला वो निकला कि सजीवों का अध्ययन। यानी कि हम लोग बायोलॉजी, जो विज्ञान की जो शाखा है बायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके कुछ बैकग्राउंड पे आते हैं, पहले पृष्ठभूमि। तो बायोलॉजी जो है सजीवों के बारे में जो अध्ययन है, इस दिशा में सबसे पहला जो कदम जो उठाया गया था वो अरस्तु ने उठाया था। अरस्तु ने सबसे पहले सजीवों के बारे में ज्ञान को संकलित किया, उसको क्रमबद्ध रूप में अरेंज करने का प्रयास किया। तो इसी वजह से हम लोग अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो हुए वो अरस्तु हुए। अरस्तु ने जंतुओं और पादप दोनों पे काम किया था, लेकिन उनके काम का जो मुख्य भाग रहा वो जंतु ही रहा। वो जंतुओं के बारे में ही ज़्यादा खोज किए, उसी के बारे में ज़्यादा ज्ञान को अरेंज कर पाए। तो इसलिए उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जूलॉजी जो होता है वो जंतु विज्ञान, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी जो कहा जाता है वो अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु का जो टाइमिंग था वो भी आप लोग को जानना चाहिए। 384 से 322 BC के दौरान ये थे। इन्हीं के समकालीन एक अन्य दार्शनिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेटस। अरस्तु के ही समकालीन थे। तो थियोफ्रेटस जो थे, उनका नाम था थियोफ्रेटस, नाम था उनका। इन्होंने पादपों के बारे में ज्ञान पर ज़्यादा खोज की, उसका संकलन किया, उसको क्रमबद्ध रूप में अरेंज किया। तो इसलिए थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रेटस। एक बार इसको फिर से, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु, सबसे पहले बायोलॉजी की दिशा में इन्होंने कार्य किया था, इस वजह से। फिर फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस। ये कुछ फैक्ट्स थे जिसको आप लोग को जानना चाहिए, एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वो मुख्य टॉपिक पे आते हैं। जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम, जिसको साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग को आज जो है ये मुख्य क्लास है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से कई सारे एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं, तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके हर फैक्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर का।
बायनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति या बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं कि द्विनाम पद्धति, यह जो पद्धति है द्विनाम पर आधारित है। मतलब इस पद्धति में जो नाम लिखे जाते हैं वो द्विनाम पद्धति, मतलब द्विनाम होते हैं, मतलब कि उसके दो भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, इसलिए इसको द्विनाम कहा जाता है। नाम के दो पार्ट होते हैं, पहला भाग दूसरा भाग, इसलिए द्विनाम पद्धति। और इसके तहत धरती पर जितने जीव पाए जाते हैं, सजीव, उनका नामकरण किया गया, उनको साइंटिफिक नेम दिया गया, एक विशेष नाम दिया गया, और उस स्पेशल नाम से उस खास जीव को समूचे विश्व में जाना जाता है। तो बात है कि आवश्यकता क्यों थी आखिर इसकी, क्योंकि पहले भी हर एक सजीव का कुछ न कुछ नाम होता ही होगा, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हर एक जीव को एक स्पेशल नाम दिया जाए, जिसको साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो द्विनाम पद्धति के तहत जो नाम लिखे जाते हैं वो साइंटिफिक नेम, दोनों सेम चीज़, साइंटिफिक नेम कह लीजिए या बायनोमियल नोमेनक्लेचर कह लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहली बात कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, द्विनाम नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, काफ़ी विविधता दुनिया में भरी पड़ी है, अलग काफ़ी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली, भाषाएं, अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो उनमें जीवों का अलग अलग नाम होता है। एक ही जीव का अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकता है। तो इस वजह से समझने में काफ़ी परेशानी आने लगी। कहीं किसी जीव को किसी अन्य नाम से जाना जा रहा है, किसी कहीं दूसरे क्षेत्र में उसको किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो पहली बार जो प्रयास किया गया था वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाया। प्रतिपादक जो इसके थे वो कैरोलस लिनियस थे। इन्होंने ही सबसे पहले द्विनाम पद्धति को लाया। तो इन्होंने आवश्यकता महसूस की कि एक ही जीव के कई नाम होते हैं, तो नाम एक होना चाहिए जिससे उसको पूरे दुनिया में लोग जाने उस जीव को। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई सांप है, जैसे गोहमन सांप है, तो गोहमन को कहीं गोहमन सांप बोलते हैं, कहीं नाग बोल रहे हैं, कहीं उसको फेटार भी बोलते हैं। तो एक ही सांप के अलग अलग नाम होते हैं और उसको उस क्षेत्र में उसी नाम से जानते हैं। दूसरा नाम वहाँ पे बोला या तो वो नहीं समझेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, तो परेशानी था। तो इसलिए उन्होंने हर एक जीव को एक स्पेशल नाम दिया, जिसको जो नाम देने का जो पद्धति था, जिस पद्धति के तहत नामकरण किया गया, उसी को द्विनाम पद्धति कहा जाता था। और जो नाम दिया गया उसको साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक थे, इसको जो दुनिया के सामने रखा, उस वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। इन्होंने दुनिया के सामने रखा। तो सबसे पहले इन्होंने जो ये द्विनाम पद्धति का जो सबसे पहली बार जो उल्लेख इन्होंने किया था अपनी एक पुस्तक, जो इनकी पुस्तक 1753 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में इन्होंने पहली पुस्तक लिखी, स्पीसीज प्लांटेरम। इसमें उन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया, दुनिया को द्विनाम पद्धति से अवगत कराया जीवों का। द्विनाम पद्धति का सबसे पहले उल्लेख जो है 1753 में प्रकाशित इनकी पहली पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने किया। काफ़ी सारे जीवों का इसमें उन्होंने मेंशन किया, साइंटिफिक नेम। और फिर इनकी एक दूसरी पुस्तक आई 1758 में, सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक में द्विनाम पद्धति का और विशेष उल्लेख किया उन्होंने, उसमें और कई सारे जीवों को और सम्मिलित किया। तो इन्होंने दो पुस्तक लिखी, 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम, 58 में सिस्टेमा नेचुरी। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। द्विनाम पद्धति का पहली बार जिक्र इसमें किया गया।
अब हम लोग आते हैं कि ये द्विनाम पद्धति है क्या, इसमें नामकरण कैसे किया जाता है, नाम का क्या मतलब होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति, ये इसके तहत जो नाम लिखे जाते थे इसके दो भाग होते थे, और ये जो दोनों पार्ट होते थे, जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, मनुष्य जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है, या द्विनाम पद्धति के तहत जो नाम दिया गया उसको वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इसको नाम दिया गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग हैं, नाम के दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। और इस नामकरण पद्धति में जिस भाषा का यूज़ किया गया वो था लैटिन भाषा। ये जो जिस भाषा का यूज किया गया वो जो थी लैटिन भाषा थी, लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया। तो द्विनाम पद्धति को लिखने के लिए, साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसको हम लोग कहते हैं लैटिन भाषा। तो बात है कि लैटिन भाषा का प्रयोग क्यों किया गया। तो लैटिन भाषा का प्रयोग हम लोग इसलिए किए क्योंकि लैटिन भाषा जो थी वो डेड भाषा है। अब उसमें किसी तरह का कोई सुधार संभव नहीं है, कोई भी तरह का इम्प्रूवमेंट या फिर किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं हो सकता, नए शब्द उसमें नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने इस भाषा को चुना कि एक बार जो नाम इसमें आ जाए वही नाम रहेगा। तो इसलिए उन्होंने इसको चुना, लैटिन भाषा को। अब इसके जो होते थे नेमिंग, इसमें जो नेमिंग किया जाता था उसके दो भाग होते थे। तो पहला जो भाग होता था इसको वंश कहते थे, ये उस खास जीव का वंश को बताता है। दूसरा जो इसका भाग है उस खास जीव की जाति को बताता था। तो ये जो वंश को बताता है, तो कई सारे जीवों का एक ही वंश हो सकता था, मतलब एक ही वंश में कई सारे जीव आ सकते थे, लेकिन उस खास वंश में जो स्पेसिफिक जाति है उसको सिर्फ एक ही जीव धारण कर सकती थी, उस एक ही जीव का सिर्फ नाम होता था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्लास 7 में पढ़ने वाले बच्चे, तो क्लास 7 में कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 7 में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से यदि हम किसी खास रोल नंबर को बोलें तो उसमें से कोई एक ही लड़का या एक ही लड़की जो भी हो वो आएगी, स्पेसिफिक स्टूडेंट को दर्शाता है। तो वही हो गया, ये क्लास 7 हो गया। ये जो वंश है वो आप इसको समझ सकते हैं कि क्लास 7 है, क्लास 7 में कई सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं, लेकिन और ये जो है रोल नंबर है। जब हम क्लास 7 में किसी खास रोल नंबर के बारे में बोलते हैं तो वो एक किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बताता है। तो ये जो पहला पार्ट हुआ वंश और ये जाति है, दोनों मिल करके उस खास जीव का नेमिंग को बताता है। तो ये वंश को जीनस भी कहते हैं और इसको स्पीशीज कहते हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो द्विनाम पद्धति होता था, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि ये द्विनाम पद्धति है, जैसे होमो सेपियंस, अभी इसका एग्जांपल लिए थे। तो इसके दो भाग होते थे, पहला भाग इसके वंश को बताता था और दूसरा जाति को। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब नामकरण, ये जो द्विनाम पद्धति नामकरण है इसके कुछ रूल हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो द्विनाम पद्धति है इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है वो लैटिन भाषा के वर्ड है, ठीक। तो हम लोग जब भी इसको हाथ से लिखते हैं, कहीं भी हम लोग जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को या फिर साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना बहुत ज़रूरी होता है। अंडर लाइन कर देते हैं, हस्तलिखित रूप में
जो होता है जब हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। दूसरी बात, यदि हम अंडरलाइन नहीं करें, यदि हम कंप्यूटर से लिखें तो यदि हम इसको कंप्यूटर से टाइप करेंगे तो इसके जो लेटर्स हैं, जो इस वर्ड में लेटर यूज़ किए गए वो हल्का टेढ़े आएंगे, इटैलिक रूप में आएंगे, ऐसे लिखे हुए रहेंगे। ऐसे आप लोग कंप्यूटर में देखे होंगे कि एक इटैलिक होता है तो उसी में वो हल्का टेढ़े टेढ़े आते हैं। ये सीधे सीधे जो इंग्लिश के जो लेटर हैं वो सीधे सीधे रहते हैं, बल्कि ये जो रहते हैं थोड़े टेढ़े टेढ़े रहते हैं। तो इटैलिक फॉर्म में इसको लिखा जाता है। इटैलिक फॉर्म ये दर्शाता है कि वो लैटिन भाषा के वर्ड है, और जब हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ठीक, ये 2 लाइन प्रिंटेड फॉर्म में क्या होते हैं, ये इटैलिक स्टाइल में लिखे होते हैं। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। मतलब ये जो वर्ड रहेगा हमेशा कैपिटल में रहेगा। कुछ और नामों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे टाइगर। तो टाइगर का जो नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ हमने देखा कि इसको कैपिटल में लिखे हैं और इसके नीचे अंडरलाइन किए हैं। ठीक, और बाकी के जितने लेटर्स हैं वो सभी स्मॉल हैं। देखिए यहाँ के बाद जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल है। यहाँ का भी जो लेटर है ये भी स्मॉल रहेगा। सिर्फ जो जेनस मतलब वंश का जो रहेगा नाम उसमें पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सभी स्मॉल। तो टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, ह्यूमन का देखिए होमो सैपियंस में वही चीज़ देखे। इसके अलावा कुछ और अन्य एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे बुल फ्रॉग मेंढक जो होता है उसका राना टिग्रीना मेंढक का साइंटिफिक नेम। यहाँ भी देखिए आर जो है मैंने वो कैपिटल में लिखा है, बाकी के सभी स्मॉल्स में लिखे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। और इसमें भी लायन का होता है पैंथेरा लियो, तो यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे, कैपिटल में लिख देंगे। कुछ अन्य नाम को इसमें से कुछ अन्य नाम को और देख लेते हैं हम लोग। जैसे काव का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। यहाँ इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये कैपिटल में। तो इस प्रकार से जो है नाम लिखे जाते हैं। और भी कितने सारे नाम होते हैं, जैसे कि ओनियन का होता है एलियम कोपा, मैंगो का होता है मैग्नीफोरा इंडिका। तो इन सब चीज़ों को आप कोई बुक में इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है तो आप लोग देख करके समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी द्विनाम पद्धति। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।